नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। बिहार चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। जेडीयू से श्याम रजक के जाने के बाद महागठबंधन को झटके पर झटका लग रहा है। पहले 7 आरजेडी विधायकों ने जेडीयू का दामन थामा। अब कांग्रेस के 2 विधायक के साथ लालू के पुराने सहयोगी भी तीर चलाने को तैयार हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तीर के निशान पर महागठबंधन। कांग्रेस के 2 विधायकों ने छोड़ा हाथ। नीतीश के साथ गए लालू के भोला। राज्य के लिए विधानसभा चुनाव कुंभ से कम नहीं है। ऐसे में बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की चाहत में है। जाहिर है तारीखों के ऐलान से पहले दल बदल थोक भाव से जारी है। जेडीयू लगातार महागठबंधन को झटके दे रही है। पहले आरजेडी और अब कांग्रेस के 2 विधायक नीतीश के साथ आ गए हैं। और तो और लालू के करीबी पूर्व मंत्री भोला राय ने भी तीर थाम लिया है। पटना में जेडीयू के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। लेकिन हम लोग को हमेशा क्या देखा किया गया कांग्रेस में। हमारे दादा भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, हमारी माता जी भी रहे, हमारे फादर भी रहे, सब कुछ रहे। लेकिन उसके उन लोगों के चले जाने के बाद कांग्रेस में हम लोग को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। नीतिगत बात वहाँ नहीं देखा, वहाँ स्वार्थवाद ज़्यादा है, इसलिए मैं उनको छोड़ा और देखा कि नीतीश जी में अति है, नीतिगत बात है। डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह के जैसा कार्य कर रहे हैं, उनके लाइन पर चल रहे हैं। पार्टी में ललन सिंह की उपस्थिति में लोगों को शामिल कराया गया। जेडीयू सांसद ने बताया कि नीतीश कुमार जी का विकास का मॉडल और बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। उससे प्रभावित होकर ये लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है और जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। दल बदल का ये खेल 16 अगस्त को शुरू हुआ था, जब श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने की बात कही थी। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया, साथ ही आरजेडी के 7 विधायकों को अपने पाले में जोड़ दिया। महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को आरजेडी ने निष्कासित किया था, तो अशोक कुशवाहा ने भी लालटेन छोड़ तीर चलाने का फैसला लिया। अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं। जाहिर है आने जाने का सिलसिला टिकट बंटवारे तक जारी रहेगा। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बिहार। और अब जरा इस खबर के मायने को समझिए। महागठबंधन दलों से लगातार टूट जारी है। आरजेडी के 7 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। अब लालू के करीबी भोला राय जेडीयू में शामिल हो गए। कांग्रेस के भी 2 विधायक जेडीयू में शामिल हुए। जेडीयू दावा कर रहा है कि अभी कई और नेता आएंगे, यानी कि एक के बदले अनेक। श्याम रजक सिर्फ इधर आए और उसके अलावा एक के बाद एक जेडीयू में नेताओं के आने का सिलसिला जारी है, विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। तो बिहार में चुनाव सिर पर है, ऐसे में नेताओं की धड़कनें भी तेज है। इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे करवाया है। सूत्र बताते हैं कि यह सर्वे सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। वैसे एनडीए को प्रधानमंत्री के चेहरे पर भरोसा ज्यादा है, जबकि विपक्ष को एंटी इनकम्बेंसी की आस है। तो सवाल यही कि आखिर किसके भरोसे होने जा रहा है बिहार का चुनाव। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब चंद हफ्तों का वक्त बचा है। नीतीश सरकार को अपनी काम के दम पर भरोसा है कि जीतकर वापस सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन सहयोगी बीजेपी के सर्वे ने सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की ओर से इंटरनल सर्वे कराया गया है, जो 25 से 28 अगस्त के बीच का बताया जाता है। सर्वे करने वाली 90 सदस्यीय टीम में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हैं। मंडल स्तर के कराए गए सर्वे में जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सर्वे में बिहार में 15 साल से सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी है।
बीजेपी को छोड़ने और फिर आरजेडी के साथ जाने के बाद वापस बीजेपी में आने पर लोगों में नीतीश को लेकर संदेह है। तो इस इंटरनल सर्वे के नतीजे ने सत्ता पक्ष को परेशान कर दिया है। हालांकि जेडीयू को नीतीश कुमार तो बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा ज्यादा है और चुनाव में जीत का यकीन भी। बिहार में एकमात्र नेता नीतीश कुमार जो नीति और नियत दोनों ठीक है, उनको जो बोलते हैं वही करते हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास जनता का रहता है उन पर आशा और विश्वास रहता है कि नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं सो करते हैं। और किसान को पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में हमको खेत में पानी पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी करेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ी है, न कि घटी है। ये काम करने वाली सरकार है तो अपेक्षा निश्चित रूप से इस सरकार से होगी, लेकिन उसके बावजूद भरोसा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर और एनडीए की सरकार पर। निश्चित तौर पर हम जो जनता का भरोसा है उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करेंगे और फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। पीएम मोदी पर भरोसा इसलिए भी ज्यादा क्योंकि वो करिश्माई चुनाव प्रचारक हैं। लोगों से जुड़ने की उनमें अद्भुत कला है। हाल के दिनों में बिहार के मुद्दों पर पीएम गंभीर रहे हैं, लगातार योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके अलावा देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने और राष्ट्रवाद के मुद्दों को भुनाने की उनमें बेहतर कला है। सत्ता पक्ष को पीएम के चेहरे पर भरोसा है, लेकिन आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और चुनाव में एनडीए की हार तय है। सब लोग उनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ में रिजेंटमेंट है और इस बार उनको पता चलेगा कि लोगों के साथ जो हमने छल किया है उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा। किसकी जमीन खिसक गई है और किसका जनाधार कमजोर हुआ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। किसके भरोसे बिहार चुनाव की नैया पार लगेगी, ये सवाल अहम है। क्योंकि एनडीए प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे है तो विपक्ष को एंटी इनकम्बेंसी का भरोसा है। अब ये तो चुनाव में ही तय होगा। फिलहाल इंतजार कीजिए और देखते जाइए सियासत के रंग को। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बहरहाल बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस पहली बार आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बिहार का विकास में केवल वही सरकार कर सकती है बिहार का विकास जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। नरेंद्र मोदी के बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। एनडीए की सरकार बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है और लगातार जनसेवा के कार्यों के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास और बिहार को विकास की डगर पर ले जाने का प्रयास इस सरकार ने किया है। विशेष रूप से देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। अब जरा खबर के मायने को समझिए। 2015 की अगर बात करें तो उस वक्त जेडीयू बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े। चुनाव में बीजेपी को आई थी 53 सीटें तो जेडीयू ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में बीजेपी के साथ जेडीयू ने सरकार बना ली। 2017 में एक बार फिर से साथ में बेहतर करने का दबाव है और ऐसे में जो ये सर्वे की रिपोर्ट आई है वो जरूर डराने वाली है, लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि किसके भरोसे इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड की खबर। झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम में विवाद सतह पर आ गया है। शिबू सोरेन को लिखी सीता सोरेन की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है, वहीं जेएमएम नेताओं ने चुप्पी साध रखी है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा में घमासान शुरू हो गया है। जामा विधायक और गुरुजी की पुत्रवधू सीता सोरेन ने पार्टी महासचिव विनोद पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विनोद पांडे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। इसे लेकर सीता सोरेन ने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को खत लिखकर मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। विनोद पांडे को मैंने कहा कि जिला अध्यक्ष को बर्खास्त करे, बदली करे, जिस तरह से मांग है पार्टी संगठन का, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पार्टी हित के लिए जो जरूरी है वो तो करना चाहिए। सीता सोरेन ने गुरुजी को लिखी अपनी चिट्ठी में कहा है कि पार्टी महासचिव विनोद पांडे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं जिनसे वो मुलाकात करती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों चतरा के आम्रपाली परियोजना के विस्थापितों के निमंत्रण पर वो सीसीएल के खिलाफ बैठक में शामिल होने गई थी। उस दौरान विनोद पांडे के इशारे पर वहां के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार प्रजापति ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने से रोका, बल्कि जिन कार्यकर्ताओं से मुलाकात की उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीता सोरेन की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने जेएमएम पर तंज कसा है, वहीं कांग्रेस बचाव में उतर आई है कि सत्ता का संघर्ष इतना अधिक है वहां कि अब दुर्गा सोरेन की पत्नी और विधायिका सीता सोरेन अपने हैसियत के लिए वहां पर संघर्ष कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं की क्या हालत होगी जेएमएम में। पार्टी में जब लोकतंत्र होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की बातें सामने आती है, और लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाली पार्टी में इस तरह की बात सामने आए तो बहुत हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है। सीता सोरेन न सिर्फ जेएमएम की केंद्रीय महासचिव हैं, बल्कि जामा से विधायक और सबसे बड़ी बात कि शिबू सोरेन के बड़े बेटे दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। हालांकि पूरे मामले पर जेएमएम के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी है। अब जरा खबर के मायने को समझिए। सीता सोरेन दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिवंगत बड़े भाई की पत्नी है। एक आंदोलन को समर्थन देने सीता चतरा पहुंची थी। पार्टी के किसी पदाधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। कई कार्यकर्ता मिलने के लिए आए, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीता को लगता है कि पार्टी में उनकी अहमियत नहीं है और इसी को लेकर चिट्ठी उन्होंने सीधे शिबू सोरेन को लिखी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इस चिट्ठी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच छिड़ी जंग अब सियासी हो गई है। एक और कंगना महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी को कंगना के समर्थन में बड़ा फायदा नजर आ रहा है। इस लड़ाई में अब अयोध्या के संत भी शामिल हो गए हैं। कंगना रनौत बनाम शिवसेना की लड़ाई अब कंगना बनाम अघाड़ी सरकार बन गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार से वायु श्रेणी की सुरक्षा के साथ कंगना को खुलेआम समर्थन भी मिल रहा है। एक और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना के ऑफिस के लिए मुआवजे की मांग को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले, तो दूसरी ओर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को कंगना की बजाय कोरोना पर ध्यान देने की नसीहत दे दी। जबकि बीएमसी की कार्रवाई से नाराज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सरकार का बचाव करते नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी अमानवीय घटना घटी है और इसीलिए जिन अधिकारियों ने ये ऑर्डर निकाली और जो अधिकारी वहां तोड़ने के लिए गए थे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग मैंने माननीय राज्यपाल साहब के पास मैंने की है। अपनी जितनी क्षमता कंगना के पीछे लगा रहे हैं उसमें से 50% भी क्षमता अगर कोरोना के पीछे सीरियसली आप लगाएंगे तो शायद लोगों की जान हम बचा पाएंगे। उन्होंने पूछा उनको तो उनको पूछिए, मैं इसके बारे में क्या जवाब होगा। जहाँ तक सरकार है मुझे लगता है कि ये इसमें सरकार का कोई संबंध नहीं। सर कोरेगांव कंगना बनाम शिवसेना में एक और सियासत जारी है, तो कंगना ने भी इस लड़ाई के लिए अपनी रणनीति बदल दी है।
वो अब शिवसेना की बजाय अघाड़ी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने अपने 3 ट्वीट के जरिए सोनिया पर सवाल दागे। कंगना ने लिखा, जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून और व्यवस्था का मजाक बना रही है, ऐसे में इतिहास आपकी चुप्पी और उदासीनता को तय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मसले में दखल देंगे। कंगना रनौत के साथ अब संत समाज भी आ गया है। अयोध्या के संत समाज ने चेतावनी दी है कि अगर सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या आए तो उन्हें विरोध झेलना होगा। शिवसेना पार्टी गाली गलौज करने लगे, उनके दफ्तर तक को गिरा दिया, जिससे पूरे देश में आक्रोश है। दूसरी ओर कंगना ने साफ कर दिया है कि वो खंडहर बन गए मणिकर्णिका ऑफिस में ही बैठकर काम करेंगी। एक तो उनके पास इसे बनवाने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरा ये इमारत महिला उत्पीड़न के लिए यादगार बनेगी। कंगना के इन हमलों को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। वहीं खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ड्रग्स मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब जरा खबर को समझिए, खबर के मायने को समझिए। कंगना और उद्धव सरकार का विवाद लगातार जारी है। सुशांत सिंह राजपूत केस से दरअसल ये विवाद शुरू हुआ और अब कंगना ने सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा दिए हैं। कंगना को लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बीएमसी की कार्रवाई का देश के कई हिस्सों में विरोध भी हो रहा है, यानी कि कंगना का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।